अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काफ़ी दिनों के बाद मंजर-ए-आम पर आए हैं और आज जो वफाकी काबीना का इजलास उन्होंने चेयर किया उसमें और बहुत से मौज़ूआत पर उन्होंने ऑफकोर्स बात की, लेकिन एक इशू जिस पर हमने लास्ट संडे को भी एक स्पेशल डिबेट की थी रिगार्डिंग जो बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए, ना सिर्फ आम लोग बल्कि अब तो मिडिल और अपर मिडिल क्लास जो है उनके लिए भी ये जो बिजली का टैरिफ है या बिजली की जो बढ़ती कीमतें हैं उनको अदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ इक़दामात का ऐलान तो किया है, तो क्या वो जो इक़दामात उन्होंने सजेस्ट किए हैं उसके नतीजे में आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? लेकिन शहबाज, सबसे पहले तो आई थिंक इट अपेयर्स के इतने अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर भी डिबेट चल रही थी और नेचुरली क्योंकि हर तबका इससे अफेक्ट हो रहा है और आगे कोई सिल्वर लाइनिंग भी नहीं है, तो इट अपेयर्स कि जो गवर्नमेंट है वो अब थोड़ा हीट फील कर रही है और शायद इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली आना पड़ा और ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस वक्त। नहीं कामरान, अभी तक एक तो उन्होंने किसी किस्म के इकदाम का ऐलान नहीं किया, उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कौम के सामने थ्रू टेलीवाइज्ड उनका जो एड्रेस था कैबिनेट को, उससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नमेंट इज़ अंडर प्रेशर और इसका क्रेडिट जहाँ पे मीडिया को जाता है, मीडिया ने कॉन्स्टेंटली इस इशू को हाईलाइट किया, वहाँ पे जमात इस्लामी को भी जाता है, जो अभी तक एक हफ्ता हो गया वो धरने के ऊपर बैठे और बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों के राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जहाँ पे ये एक्नॉलेज किया कि लोगों को उसकी जो है वो काफ़ी तकालीफ हैं बिजली के बिलों की वजह से, बल्कि उन्होंने एक बात जो कही कि इवन कि हमने 200 यूनिट्स तक तो पहले रिलीफ दिया है 3 माह के लिए, जो 400 से 500 यूनिट्स के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी मसाइल है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के जो हाथ हैं कामरान वो काफ़ी हद तक बंधे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। बट एक चीज़ जो सरप्राइजिंग थी, जो नेगेट करती है उनकी गुड इंटेंशंस को, कि उन्होंने कहा जी कि ये जो IPPs का है और बिजली के बिलों का जो है चीज़ें, इसको उन्होंने एक सियासी एजेंडा करार दिया है, विच ही शुड नॉट हैव सेड, क्योंकि ये जेन्युइनली लोगों का प्रॉब्लम है और एक सियासी जमात है, डेफिनेटली वो उसका पॉलिटिकल एडवांटेज तो लेगी, लेकिन वो लोगों के जेन्युइन राइट्स के लिए बाहर निकली है, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था कि मैं खुद उनसे बात करूंगा, बजाय इसके कि उन्होंने खुद बात करें या अपनी सीनियर जो कैबिनेट के लोग हैं उनको वैसे भी टीम इंस्टॉल की, जो भी जमातें होती हैं, सियासी जमातें हैं, वो सियासत तो करेंगी और एक ऐसे इशू के ऊपर जहां पर गवर्नमेंट इज ऑन द वीक फुटिंग, तो ये ऑफ कोर्स अब ये तो नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर के जी वो ना सियासत करें इस अहम इशू के ऊपर। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक साइड पे आप कह रहे हैं कि लोगों को तकलीफ है, हमें इस चीज़ का एहसास है, दूसरी साइड पे जो सियासी जमात इस काम को लेके बाहर निकली उसको कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। हो सकता है उनका थोड़ा सा इशारा उस तरफ भी हो, जो IPPs के हवाले से भी कैंपेन चल रही है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कहा सियासी एक एजेंडा करार दिया, वहाँ पे थोड़े से आज भी ड्रॉप किए कि उनकी हुकूमत किन लाइंस के ऊपर सोच रही है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, ये पहले जरा वो सुन लेते हैं। एक तो हुकूमत के अपने IPPs हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान के, उनका कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और वो हम उसका जो भी उसका मैकेनिज्म है, फार्मूला वो तय हो जाएगा। एक ऐसे IPPs जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर में है, जो और पाकिस्तानी ने लगाए हैं, उसमें बगैर तफसील की जाए बाज़ IPPs ने अपने मुनाफे बहुत उनको मिल चुके हैं, उनके लोन्स काफ़ी रीपे हो चुके हैं, उनकी जो फाइनेंशियल चार्जेस काफ़ी रीपे हो चुके हैं और वो उनकी जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो उन्होंने, शायद मैं मिसाल दे रहा हूँ, चंद 1-2 साल पहले लगाए या और उन्होंने लोन भी पे करने हैं, उनके जो ROEs का भी इशू है, उनकी कैपेसिटी पेमेंट का भी इशू है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो 2 पॉइंट एजेंडे की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं उनके हवाले से कोई हल हो सकता है और इसके ऊपर सोच भी रहे हैं, और कुछ वो पावर प्लांट्स जो 1994 की पॉलिसी के तहत या 2002 की पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं, जिनकी डेट की पेमेंट्स हो चुकी है, इक्विटी पेमेंट्स उनकी अभी भी हो रही हैं, उसके हवाले से उन्होंने इंदिया दिया। बट सवाल यहाँ पे ये कामरान पैदा होता है कि अगर ये सारी चीज़ें हो सकती थी जो हुकूमत अब कर रही है, तो ये अब ही क्यों कर रही है? ये इससे पहले क्यों रिस्पॉन्सिव नहीं थे, क्यों ये हर बात को टाल देते थे? एक इनको मैं भी सोल्यूशन दे देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि हमारी जो डिबेट भी थी, स्पेशल प्रोग्राम था लास्ट वीक संडे को, उसके अंदर भी ये बात आई थी कि गवर्नमेंट के जो पावर प्लांट्स हैं उसके हवाले से तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है ना, किस चीज़ का इंतजार है? एक चीज़ जिसके ऊपर हुकूमत बात करना नहीं चाहती और उसको अच्छा नहीं लगेगा कि लोग बात करें, लेकिन हम बात करेंगे कि अभी भी तकरीबन 16 रुपये फी यूनिट
रेजिडेंशियल कंज्यूमर से सब्सिडी लेकर जो कंज्यूमर्स हैं 300 यूनिट्स तक की उनको दी जा रही है। भाई हम लोग जिनकी कंजम्पशन 300 यूनिट से ज्यादा है वो क्यों सब्सिडी पे करें? ये हमारा काम नहीं है कि सब्सिडी देना। अगर हुकूमत के पास पैसा है तो सब्सिडी दे, नहीं है तो मत दे। यहाँ पे ना आपको लेजिस्लेशन चाहिए, ना आपको यहाँ पे किसी के साथ मुज़ाकरात की जरूरत है। एक फैसला करे हुकूमत कि ये जो सब्सिडी का बोझ है 500-600 अरब रुपए का हमने कंज्यूमर्स के ऊपर डाला हुआ है, ये हम वापस ले रहे हैं, इसको हम बजट से फाइनेंस करेंगे। काटे अपने पीएसडीपी। मेरे कंधे से 16 रुपए फी यूनिट का बोझ क्यों उन्होंने डाल, मेरे कंधे से उठाए, अपने कंधे पे ले। अच्छा, अब दूसरा जो यही जो डिबेट हो रही थी कि कम से कम चलें जो चाइनीज या जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं उन पर तो आप ऑब्वियसली यूनिलैटरली कोई फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं उसके हवाले से तो कैपेसिटी पेमेंट का फैसला कर सकते। बट अगेन वो भी कोई इतना ईजी डिसीजन नहीं है। मसलन मिफ्ता इस्माइल साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, ऑब्वियसली वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, सारी चीज़ों से आगाह हैं। मसलन वो ये कह रहे थे कि पिछले एक साल में हमने कोई 1893 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो पावर प्लांट्स हैं या मुख्तलिफ जो कंपनीज उनको दी हैं, लेकिन उसमें जो 79% है यानी कि 1495 अरब रुपए जो हैं वो या तो जो गवर्नमेंट ओन प्लांट्स हैं या जो फॉरेन चाइनीज जिसे कह सकते हैं, और बाकी पीछे थोड़े बच जाते हैं जो लोकली ओन्ड प्राइवेट वो हैं। और उसमें फिर दूसरा वो ये भी कह रहे थे कि मसलन जिस तरह बात होती है कि सबसे ज्यादा पेमेंट जो है जो न्यूक्लियर जो प्लांट्स है उनको की गई है, लेकिन उसमें वो ये तोजी पेश कर रहे थे कि जितनी भी वो कैपेसिटी पेमेंट की गई है वो एटॉमिक एनर्जी ने अपने पास नहीं रखी, वो जिस पैसे से लोन से प्लांट सेटअप हुए थे वो हमने वापस किए। तो मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मसलन आप एक गाड़ी लेते हैं 3 साल के लिए रेंट पे, और 1 साल चलाने के बाद आप ये कहते हैं कि जी मैं अब रेंट नहीं दूंगा इसका, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप रेंट भी ना दें और फिर गाड़ी भी अपने पास रखें। तो उनका ये कहना है कि ये इतना इजी इशू नहीं है कि अगर आप कहें कि आराम से। मिफ्ता इस्माइल विकेट की एक तो दोनों तरफ खेल रहे हैं इस वक्त इस ट्वीट में। पहली बात ये कि उन्होंने ये जो ट्वीट किया और ये कैपेसिटी पेमेंट्स और ये अमाउंट्स दिए, ये कोई पहली दफा बात नहीं। ओरिजिनल ये ट्वीट गोहर एजाज साहब का, तो उन्होंने उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसे ये सूरत हाल बनती है। दूसरा वो ये बात कर रहे जी आप किराए पे गाड़ी ले ली, 1 साल के बाद कहते जी हम 2 साल का किराया नहीं देते। ये सिंपलिस्ट एक किस्म की उन्होंने एक चीज यहाँ पे दे दी, ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको इस स्टेज के ऊपर रीओपन नहीं कर सकते, जो कि मैं खुद कई दफा ये बात कह चुका हूं कि वो जो असल बात हो रही है ना कि टेक और पे वाली सूरत हाल कि आप बिजली लो ना लो या ना लो, अपने पैसे देने हैं, उससे आप उस क्लॉज के ऊपर चले जाओ कि बिजली लो और पैसे दो। ये इतना आसान नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के जो प्लांट्स है उसकी हद तक तो ये हो सकता है ना, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो एनर्जी के खासतौर पर जो K2 है, K3 है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ उन्होंने रेफर किया है, वो चाइनीज डेट से वो प्लांट्स लगाएंगे, तो चाइनीज डेट की रिपेमेंट तो आपने करनी है। तो हुकूमत उसके एक सोल्यूशन की तरफ जा रही है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने उसमें जिक्र किया कि वो अब बात पब्लिक हो चुकी है, हमने वो स्टोरी की थी कि इनका जो लेटर है वो चाइना को डिलीवर हो चुका है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है वो चाइना से होके आए हैं, तो वो चीजें चल रही हैं रीप्रोफाइलिंग के हवाले से। बहरहाल कामरान जो असल इशू है ना, हुकूमत इस पर टाइम लेती है, फौरी करती है, नहीं करती। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन अभी हम इसको विदहोल्ड कर रहे हैं कि इनका एक्चुअली प्लान है कि वो बाद में मैं किसी स्टेज पे उस पर पहले स्टोरी करूंगा, उस पर भी काम की जरूरत है। लेकिन जो महंगाई है ना कामरान, जो असल चीज है, ये सारी चीजें ट्रांसलेट होती हैं आपकी महंगाई के नंबर में। और इस दफा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर अनाउंस किया है जुलाई का, वो हमें उसका बड़ा हमें भी इंतजार था कि जो बजट आया, जो इन्फ्लेशनरी बजट हम कहते थे, वो किस हद तक लोगों को डैमेज करेगा। 1800 अरब रुपए के जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं इन्होंने। अब उसके अंदर यह है कि जो PBS है जो प्राइस मॉनिटरिंग करता है, वो तमाम जो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें बिक रही है तो उनकी मॉनिटरिंग नहीं करता, उनकी एक बास्केट है। फिर भी जो इस महीने का जो महंगाई का एक नंबर आया है, वो जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ही हाई लेवल पे महंगाई एक चल रही थी, उसकी शरह उसका भी 8 माह का हाईएस्ट लेवल है। वो नवंबर 2023 में इससे पहले वो नंबर था 2.7% का, जो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन थी वो अब 2.1% आया। और इसमें जो ज्यादा लोग हिट हुए हैं कामरान, वो हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हिट हुई। इसमें खासतौर पर नाज़रीन जो फूड के से रिलेटेड इन्फ्लेशन है हमारे शहरों में वो 4.5%, ये तकरीबन 16 माह का हाईएस्ट लेवल बनता है। मैंने सिर्फ 3-4 चीजें जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद रिपोर्ट दी उसमें से निकाली हैं जिनके ऊपर बजट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आया था। जो आपका गंदम का आटा है उसकी कीमत में जुलाई में जो इजाफा हुआ है जून 2024 के मुकाबले में 170 रुपए का जो आटे का वो थैला है 20 किलो का, वो महंगा हुआ है। और ये क्यों महंगा हुआ है? गंदम के ऊपर तो कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा,
ये जो सप्लाईज है जो रिटेलर्स की, ट्रेडर्स की, उसके ऊपर 2.5% का जो टैक्स लगा था, इसका यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। इसके साथ ही जो फार्म चिकन है, मुर्गी का जो गोश्त है, उसकी कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, तकरीबन 12%। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने जो पोल्ट्री फीड है उसके ऊपर 10% GST लगाया बजट में। फिर जो पाउडर्ड मिल्क है उसकी कीमत में 140 रुपए का इजाफा हुआ है, जो 390 ग्राम का पैक है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी एक नया टैक्स लगा GST का, 16.5% इजाफा बनता है। हमारे चूंकि मुल्क के अंदर बहुत सारे सीजनल फैक्टर्स की वजह से खाने पीने की अशिया की जब किल्लत होती है तो हम अफगानिस्तान से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मंगवाते हैं। अब उसके ऊपर भी बजट में 18% GST लगा, तो वो जो अब फूड आइटम्स है उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। सिर्फ एक टमाटर की आप एग्जांपल ले लें, उसमें सीजनल फैक्टर भी होता है, उसमें 53% सिर्फ एक महीने में इजाफा हुआ है। चीनी, शुगर, अब शुगर का केस कामरान बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब शुगर के ऊपर नया कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा उस तरीके से, एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी है, लेकिन वो जो उससे बनती है मसनूआ शुगर से, आपकी स्वीट शॉप्स हैं, आपके बेवरेजेस हैं, वहां पे उसका इम्पैक्ट आता है। हुकूमत ने कामरान 1.5 लाख टन चीनी जो है उसकी बरामद की इजाजत थी जून में, और उसकी शर्त ये थी कि मार्केट के अंदर उसकी जो कीमत है वो 140 रुपए फी किलो से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये जो PBS का नंबर आया उसके मुताबिक 148-149 रुपए फी किलो चीनी मार्केट में बिक रही है, और जो एवरेज रेट है वो 146 रुपए का है। तो सवाल यहाँ पे ये है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब के लिए और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के लिए, जिन्होंने ये अथोराइज किया था और फिर ECC ने उसकी अप्रूवल दी, कि आपने ये फैसला किया था कि अगर कीमत 140 रुपए से क्रॉस करेगी मार्केट में तो ये जो आपकी एक्सपोर्ट की परमिशन है इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ओपनली वो वायलेट हो रहा है। और मुझे ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो नंबर्स हैं ये मुझे लगता है कंजर्वेटिव्स भी होते हैं। मसलन बाकी नंबर्स का, मसलन ये जो चिकन का उन्होंने रेट लगाया है 382 रुपए पर केजी, अब 2 रोज पहले मैंने ये मार्केट में रेट चेक किया था तो ये 530 रुपए पर केजी तो मुझे इस्लामाबाद में आप गोश्त की बात करें? नहीं, गोश्त की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा मुर्गी की बात कर रहा हूं। जिंदा मुर्गी 530 रुपए इस्लामाबाद में मुझे 2 रोज पहले, तो यहाँ पे 382, तो इससे भी आप अंदाजा लगाएंगे है तो हुकूमती इदारा ना, तो ये जो फिगर भी है ये लगता है कि कंजर्वेटिव लगाते हैं, तो ये भी देखने वाली बात है। बावजूद महंगाई जो 8 माह की हाईएस्ट लेवल पे गई है, तो ये इसके अंदर एक बहरहाल एक, लेकिन जो ओवरऑल जो नंबर जाहिर है कि जो एक और जो इशू इस हफ्ते ज़रा फैसला हुआ वो जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कम किया है, जो कि स्टिल आई बिलीव के जो अगर आप ओवरऑल नंबर देखें तो कहा जाता है कि इसको मजीद कम होना चाहिए। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इंडिकेट किया कि आइंदा आने वाले महीनों में ये कम होगा। तो कैसे मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी या इससे ज्यादा कर रही थी? देखिए, मार्केट एक तो इससे ज्यादा एंटिसिपेट कर रही थी, और इवन कि अगर आप नंबर्स को भी देखें, IMF के फार्मूलाज ले लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने फार्मूलाज ले लें, तो उसके मुताबिक भी इससे ज्यादा रेट रिडक्शन होनी चाहिए थी। जो कोर इन्फ्लेशन होती है, मतलब नॉर्मली आजकल तो IMF ले रहा है ना हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट को, जो आ रहा है 11.1% आया आपका जुलाई के अंदर ओवर लास्ट ईयर। 11.1% इसलिए है कि पिछले जुलाई में तकरीबन 29% इन्फ्लेशन थी, तो बेस ऑलरेडी हाई थी, उसके ऊपर 11% कीमत और इजाफा हुआ है। तो उससे लें तो ये अभी भी कोई 8% शरह सूद ज्यादा है। ठीक है, आप 8 में कम करें, आप 6% कम कर दें, जो 19.5% का रेट है ये 13% होना चाहिए एज पर द IMF ओन फार्मूला। लेकिन चूंकि अब हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट आपके हाई बेस की वजह से नीचे आ रहा है, तो शरह सूद आपने ऊपर रखनी है। फिर अगर कोर का नंबर ले लें, जो कि नाज़रीन अगेन एक बड़ा आपका रेलेवेंट इंडिकेटर होता है, होना ही कोर इंडिकेटर चाहिए। कोर आपका इन्फ्लेशन जो रेट है जिसमें आप एनर्जी की और फूड प्राइसेस जो है उसको माइनस कर देते हैं, वो भी 15.5% के करीब एवरेज आ रही है कोर इन्फ्लेशन की, और शरह सूद है 19.5%। इसका मतलब कम से कम 2% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और कम होना चाहिए था, नहीं हुआ। बहरहाल जिस तरीके से मुल्क के अंदर से सूरत हाल चल रही है और जो हुकूमत एक कमजोरी दिखा रही है, बहुत सारी जगहों पे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान में महंगाई किसी तरीके से कंट्रोल होने जा रही है। ये जो चूंकि बहुत सारी चीजें टेक्निकली भी होती हैं, जब हम इन्फ्लेशन का नंबर रिपोर्ट करते हैं तो जो एक बेस इफेक्ट होता है कि जब माजी में किसी चीज की कीमत पहले ही 200 रुपया बढ़ गई है, तो उसके ऊपर जब वो 50 रुपए कीमत और बढ़ेगी तो इंपैक्ट शायद 25% आएगा। एक्चुअल लोगों को उसको जो हीट है वो ज्यादा फील हो रही है। यहाँ में छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कैसे और क्यों जो चेयरमैन FBR है उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, आखिर कैसे एक जो ब्यूरोक्रेट ग्रेड 21 के ऑफिसर है वो कैसे वज़ीर आज़म साहब के सामने खड़े हो गए, इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज की काबीना में 2 सेक्टर्स का खास करके जिक्र किया, या 2 इदारों का। एक उन्होंने जिक्र किया कि पावर सेक्टर जो रिफॉर्म्स हैं, और दूसरा उन्होंने FBR का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि अगर इन 2 सेक्टर्स के अंदर इस्लाहात ना की गई तो खुदा ना खास्ता फिर सब कुछ डूब जाएगा। और शहबाज, लगता है कि जो ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से जो मौजूदा FBR के चेयरमैन हैं, शायद उन्होंने अब हाथ उठा दिए और प्री मैच्योर रिटायरमेंट का उन्होंने फैसला कर लिया है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, क्लियरली आज भी अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, टोन देखें, तो खास करके FBR के हवाले से वो बड़ा स्ट्रांगली उसको फोकस कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि यही वजह बनी है कि शायद जो एक्सपेक्टेशन है इस गवर्नमेंट की, खास करके प्राइम मिनिस्टर की FBR से, वो पूरी नहीं हो रही, और जो FBR के मौजूदा चेयरमैन थे वो खासे दबाव में थे और उन्होंने फैसला किया कि वो कलमदान छोड़ दें अपना? नहीं, कामरान इतना आसान नहीं है और इतना सीधा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी माजरे के साथ यहाँ पे सियासत ज़्यादा कर रहे हैं। वो सियासत करना उनका काम है। जिस तरह भी वो IPPs के हवाले से बात कर रहे थे कि सियासत हो रही है, तो वो भी सियासत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का ट्रीटमेंट देखें, जो ब्यूरोक्रेसी पावर डिवीजन को रन कर रही है वो उनके साथ, और वो ब्यूरोक्रेसी जो FBR के साथ रन करी, तो दोनों का जो है वो लगता है से एक तरफ माँ का सलूक है, दूसरी तरफ सुतेली माँ का सलूक है। चूंकि दूसरी साइड पे DMG के लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वज़ीर-ए-आज़म की कोर टीम का हिस्सा है, तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। वो अपने जो उनके टारगेट्स हैं मंथली वो भी मिस कर रहे होते हैं। मुल्क के अंदर बिजली की चोरी भी बढ़ी हुई है, बिलों की रिकवरी भी कम है, सर्कुलर डेट भी कम नहीं हो रहा है, बिजली की कीमतें आसमान तक पहुंची हुई हैं, कोई पायदार सोल्यूशन भी लेके नहीं आ रहे। लेकिन उनको डू वी नो के हो सकता है कि ये तो हमें भी नहीं पता कि बंद कमरा इजलास में क्या पता चल रही होती है साथ साथ कि क्या उनके साथ ट्रीटमेंट उनका डिफरेंट है, उनको जो पावर सेक्टर के लोगों से वो बात नहीं करते, वो उस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से FBR से। तो इसका बैकग्राउंड आज हम बताएंगे हुआ क्या। पहले खबर तो ये कि जो चेयरमैन FBR है मलिक अमजद ज़ुबैर-टोवाना, इनको 1 अगस्त 2023 को एज अ चेयरमैन FBR लगाया गया था। अब उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखी जी कि मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ और 15 अगस्त को मेरा आखिरी दिन ऑफिस में होगा, और लाइकलीहुड यही है कि उनकी जो रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं। ये क्यों ये सारा स्टेप हुआ? जुलाई लास्ट ईयर जब इनको अपॉइंट करने का प्रोसेस चला, तो जो फाइनल 2 कैंडिडेट्स थे जिनके ऊपर सारी बात आके रुक गई, एक जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी ख्वाहिश थी वो थे जो राशिद लंगरियाल साहब हैं, जो इस वक्त पावर सेक्रेटरी भी हैं। लेकिन इसहाक डार साहब उस वक्त जो थे वो वज़ीर ख़जाना थे। उनकी ख्वाहिश थी कि FBR की सर्विस के अंदर से ही बंदे को आना चाहिए, और इनका अमजद ज़ुबैर-टोवाना साहब का उनका पॉलिसी का और ऑपरेशन का बड़ा शानदार एक्सपीरियंस रहा, तो इनके ऊपर खुराफाल इनके नाम का निकला। लेकिन ये इस जो अपॉइंटमेंट थी, पोस्टिंग थी, उसको इतना कोई होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हमने देखा ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे इजलासों में ये बहुत सारी चीज़ें तो बहुत कम आप किस तरह के सामने आती ना, ये तो एक्सट्रीम स्टेप आप लोगों के सामने आ गया। इवन के जब प्राइम मिनिस्टर भी FBR के हेडक्वार्टर को दौरा भी किया, तो वहाँ पे भी उन्होंने पब्लिकली इस किस्म के जो है अल्फाज कहे कि जो आम तौर पर बाकी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में वो नहीं कहते। ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि अगर वो टीम से खुश नहीं है तो उसकी सरजनश करें, ये उनका राइट है, वो किसी को कभी भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे अमजद ज़ुबैर-टोवाना साहब या FBR की टीम के साथ जब उनके इजलास होते थे बंद कमरे में, जो ज़राए ये बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इस किस्म की डांट डपट होती रहती थी। मसला पैदा हुआ जब पिछले जुमे को एक इसी तरह का इजलास था, तो कुछ इश्यूज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़रूरत से ज़्यादा, जो बकौल कुछ लोगों के जो उस इजलास में मौजूद थे, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने सख्ती की, और लगा ऐसा कि जैसे पर्सनली ग्रिल किया जा रहा है चेयरमैन FBR को। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने अपना फाइनली ज़हन बना लिया। उसमें 2-3 बड़े इशूज़ थे कि जी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बिल्डिंग्स क्यों बना रहे हैं, डिजिटाइजेशन का एक इशू है, उसके ऊपर मसले मसाइल थे, फिर जो इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल्स हैं उसके ऊपर जो पोस्टिंग्स थी उनके मसले मसाइल थे। समहाउ द प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट हैप्पी। तो चेयरमैन FBR के अपने इसके ऊपर तवजीहात थी कि क्यों मसले इस तरीके से हैं। तो इसके बाद उन्होंने फैसला ये किया कि अब मजीद जो है इस किस्म का जो रवैया बर्दाश्त नहीं हो सकता। जुमे को इजलास हुआ पिछले को, और इस मंडे को उन्होंने अपनी जो है वो रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे आप रिटायरमेंट दे दें। ये कामरान बड़ा रेयर है। आमतौर पर ऑफिसर्स की सरजनश बाकी जगहों पे भी होती है। जैसे उन्होंने सेक्रेटरी इंडस्ट्री को पिछले दिनों हटा दिया था, कुछ और लोगों को भी प्राइम मिनिस्टर ने हटा दिया उनके ओहदे से, कॉमर्स के सेक्रेटरी को हटा दिया, बट उनकी ट्रांसफ़र हुई थी। उनको इस हद तक नहीं बात गई थी कि उनको अपनी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा जो मामला थे और थे। अब इसके बारे में ये किस हद तक चीज़ें मेरिट पे हुई, किस हद तक नहीं हुई, तो अभी वक्त बताएगा। अब एक चीज़ जो उसके लिए डिटर्मिनिंग फैक्टर होगी वो ये होगी कि नया चेयरमैन FBR किसको लगाया जाता है।
आपको पता है कि 2 सर्विसेज हैं एफबीआर की, कस्टम्स ग्रुप है और दूसरा इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है। तो अगर तो अंदर से ही कोई बंदा आता है और मेरिट के ऊपर आता है तो फिर लगेगा कि ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक फैसला को लेना पड़ा उन्होंने और वो करना चाह रहे थे चीज़ों को, तो एक बेहतरीन डिसीजन लगेगा उनका। लेकिन अगर फिर बाहर से बंदा लाने की कोशिश की, और बाहर से मेरी मुराद है डीएमजी की, जिसका पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, तो फिर लगेगा कि ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स था, इनको इस तरीके से जानबूझकर सिचुएशन पे ले जाया गया कि जहां पे वो खुद भाग जाए, उनको भगाया गया। माजी में भी हमने देखा कि मतलब एक गवर्नमेंट में 5-5, 6-6 चेयरमैन तब्दील हुए। अगर ऐसा करना होता प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है, अब इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग हटा देना, तो आराम से एक रिप्लेस कर दें प्राइम मिनिस्टर का कि आप कल आप अपने ऑफिस। और इस मामले में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मौजूदा चेयरमैन है 6 महीने सर्विस थी और इनकी प्रमोशन भी ड्यू थी, ये 22वें में प्रमोट हो जाते और उसके अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। तो अगर उन्होंने उस अपनी अपॉर्चुनिटी को भी अवेल नहीं किया, तो दिस मींस दैट देयर इज अ सीरियस इशू कि जो इस गवर्नमेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ वो नहीं चल सकते। लेकिन दूसरा, इसके अंदर अगेन हम यहाँ पर बैठकर ये ज़रा किसी इंडिविजुअल को तो आप ब्लेम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि एफबीआर की अगर आप कारकर्दगी की बात करें, फॉर एग्जांपल हम अक्सर बात करते रहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिन पर टैक्स बनता है उनसे टैक्स आप लेते नहीं हैं, और जो बेचारा तनख्वाहदार तबका है, आज खुद प्राइम मिनिस्टर को इतना ख्याल ज़रूर आया, उन्होंने जिक्र किया तनख्वाहदार तबके का कि हमें पता है कि जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है, हमें उस चीज़ का एहसास है। लेकिन जो कोशिश की मसलन रिटेल का जो सेक्टर है उसको लाने की एक कॉम्प्रोमाइज़ स्कीम जो है उस पर एग्री किया गया, और उसकी जो अगर आप देखें जो अभी तक आपकी खबर के मुताबिक सिर्फ उस नई स्कीम के तहत अभी तक, दो इट्स स्टिल नंबर है 31 जुलाई का, 31 जुलाई तक सिर्फ 1500 रुपए रिटेलर्स ने उस नई स्कीम के तहत जो है वो टैक्स दिया है। अब ऐसी कारकर्दगी हो तो मुझे बताएं कि फिर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं करनी, उसने तो अपनी टीम बनाई। प्राइम मिनिस्टर एफबीआर को माइक्रो मैनेज कर रहे थे, नहीं कर तो रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या प्रॉब्लम पता क्या है, मतलब ये किसका कसूर है, इसको डिफेंड नहीं किया जैसा जो आप बात कर रहे हैं। 2 चीजें होती है, एक होती है पॉलिसी और जिसके अंदर पॉलिटिकल विल होती है, पॉलिटिकल उनकी जो सिचुएशन होती है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और दूसरी होती है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का जो ब्लेम है कामरान वो बिल्कुल एफबीआर की टीम को, चेयरमैन एफबीआर को दे, और हम भी देते हैं, हमेशा देते हैं। जो पॉलिसी चॉइसेस होती है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे की होती है। जो ओरिजिनल जो ट्रेडर्स की पॉलिसी बनी थी, इसका हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया था, वो और जो अभी अप्रूव होकर इम्प्लीमेंट हुई है उसमें बहुत फर्क है। मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं आपने उनको निकाल दिया, उसके डोमेन से ही निकाल दिया उस स्कीम के। सिर्फ 3 बंदों ने अपना जो है उन्होंने गोशवारे जमा या उन्होंने टैक्स पे किया है, ठीक है। एक ने 900 रुपया पे किया है, एक ने गालबन 400 या 500 और एक ने 100 रुपया पे किया। अब ये जिसने 900 भी पे किया उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस स्कीम के तहत अगर अपना मैक्सिमम टैक्स पूरे साल का एडवांस दे देते हैं तो 100 रुपया फी पर मंथ है। उसने कहा ए फड़ो जी तुसी 900 रुपया और 25% में तक डिस्काउंट ले लिया। एज पर द स्कीम 1200 रुपया उसका साल का बनता था, और उसे 900 देके पूरे साल के सेटलमेंट करके एफबीआर पीछे हट जाओ। तो ये किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया, उसका जो क्लासिफिकेशन हुई है। तो ये तो गवर्नमेंट की चॉइस थी ना, उन्हें किस किस्म की लेनी है, और ये गलत पॉलिसी है, गलत ट्रेडर्स की स्कीम है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए सैलरीड क्लास जो है उसके ऊपर बेतहाशा बोझ है। अब तो लगता है ऐसे कि जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुझे सैलरीड क्लास से बड़ी हमदर्दी, लगता है हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। अच्छा, ब्रेक में भी हमने जाना है जो इस माली साल का जो पहला महीना ऑब्वियसली उसके नंबर्स भी आ गए हैं, तो अपेरेंटली अपने टारगेट से एक्सीड किया है, बट दैट इज नॉट द हाईलाइट। एक तो हाईलाइट ये थी ना कि ट्रेडर्स की में सिर्फ 3 लोगों ने 1500 रुपया टैक्स जमा किया। बट नाज़िर ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो 656 अरब रुपए का जुलाई का हदफ था एफबीआर का, और चेयरमैन एफबीआर ने जाते जाते अपना टारगेट उन्होंने इस महीने का भी पूरा कर लिया। 660 अरब उन्होंने इकट्ठा किया। इनकम टैक्स की मद में कोई 284 अरब रुपया है, सेल्स टैक्स का कोई 256 अरब रुपया था, कोई 38 अरब रुपया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कोई 82 अरब रुपया, कस्टम का। बट ये जो ग्रोथ रेट था, जो इंक्रीज आया, वो सिर्फ 22% आया है। टारगेट तो अचीव हो गया है। लो टारगेट जुलाई में इसलिए रखा जाता है कि जून में ज्यादातर टैक्सेस या एडवांसेस में ले लिए जाते हैं, लोग पे कर देते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जुलाई में मैच्योर नहीं हो रही होती, वो अगस्त में जाके मैच्योर होती हैं। बट ये जो 22% ग्रोथ रेट है ये ठीक नहीं है। इसको 40% होना आइंदा आने वाले महीनों में, तब ही 12,970 अरब रुपए का जो हदफ है वो हासिल होगा। बहरहाल चॉइसेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर की हैं। चेयरमैन एफबीआर ने जाते थे अपना टारगेट पूरा कर दिया है। 3-4 नाम लिए जा रहे हैं कि नया चेयरमैन एफबीआर कौन बनेगा। कुछ नाम ऐसे हैं जो भाई हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बहुत प्रीमेच्योर स्टेज के ऊपर है। मैं सिर्फ इसको अगर देखूंगा तो एक ही तरीके से देखूंगा, क्या
जो है DMG या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बंदा चेयरमैन लगेगा या कस्टम से आएगा या IRS ग्रुप से आएगा, ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि टारगेट के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है, और जो नया बंदा लगाया गया चेयरमैन FBR क्या उसको मेरिट के ऊपर लगाया गया या सियासी मसलतों पर लगाया गया, ये वक्त बताएगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे पैलेस्टाइन की सूरत-ए-हाल का। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, जिनको मंगल की रात तेहरान में अपेरेंटली इसराइल ने एक हमले में शहीद कर दिया था, आज उनकी जो नमाज जनाजा है वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अदा कर दी गई और वहाँ पर उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ये जो वाक़या पेश आया है उसके बाद अगेन मिडल ईस्ट, जो पहले ही आपको पता है कि वहाँ पर हालात कशीदा हैं, और इस इंसिडेंट के बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इससे पूरा जो खित्ता है वो जंग की लपेट में आ सकता है। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ऑफ कोर्स इस पर आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन शहबाज सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि जो इस्माइल हानिया की असैसिनेशन हुई है इसके हवाले से अभी तक आपको पता है कि इजराइल इज़ प्राइम सस्पेक्ट, रादर इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि उन्होंने किया, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी तक इसको ऑन नहीं किया गया। उन्होंने बिल्कुल जो उनकी मिलिट्री है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो कहती है कि वो इस तरह की जो फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। हालांकि उनके कुछ वुज़रा जो हैं वो ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक मिस्ट्री है अभी भी कि एक, और इस पर जिक्र भी करेंगे कि अमेरिकी मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है, बट सर्टनली आई थिंक ये एक और चैप्टर है, एक जो ब्लडी आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री है मिडिल ईस्ट की, और जिस तरीके की इजराइल की पॉलिसीज हैं, कंप्लीट डिसरिगार्ड जो UN चार्टर हो या इंटरनेशनल लॉ हो उसका। कामरान आप ठीक कह रहे हैं, इसमें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ख़ास तौर पर एक सॉवरेन टेरिटरी के अंदर आप कुछ भी कहें, इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी ये बात हो रही है। अटैक तो बहरहाल इसराइल ने ही किया है, ये सबको एक ओपन सीक्रेट है जैसे आपने बोला है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, सॉवरेन टेरिटरी के अंदर जाके इसराइल ने उनको शहीद किया है, और उसका फिर आप देखें उनका जो नमाज जनाजा उनका हुआ वो दोहा के अंदर, कतर के अंदर हुआ, विच अगेन रिफ्लेक्ट्स कि मुस्लिम वर्ल्ड का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ओवरऑल अगर देखें कंडेमनेशन जो है वो हर तरफ से आ रही है। बट बिफोर डिस्कसिंग दी डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट और इसकी जो इम्प्लीकेशन है, इसमें आप क्या समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान का जो रवैया है वो कैसा है? एक साइड के ऊपर आज कौमी असम्बली से करारदाद पास हुई, उसका भी जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनके गायबाना जो नमाज जनाजा उसमें शिरकत की, और दूसरी साइड पे एक फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई, वो क्या कहानी है? बिल्कुल, आई थिंक इवन कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब वो जिक्र कर रहे थे तो जो अपोजिशन में बैठे जो कुछ बेंचेस के लोग थे वो आई थिंक आवाज़ें भी लगा रहे थे कि आप इसराइल का नाम लें। तो कंट्रोवर्सी ये थी कि जब ये खबर आई इस्माइल हानिया की शहादत की, तो उसके बाद एज यूजुअल दुनिया रिएक्ट कर रही थी। दफ्तर खारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया, और वो स्टेटमेंट एंड जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें मजम्मत की गई, उसमें कंडोलेंसेस की गई विद द फैमिली ऑफ इस्माइल हानिया, जो फ़लस्तीन के अवाम हैं। फिर उसकी इम्प्लिकेशंस के हवाले से पाकिस्तान ने खबरदार किया। फिर आगे चलकर क्लियरली पाकिस्तान ने कहा कि ये इसराइल की जो एडवेंचरिज्म है इससे जो खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ेगी। अब ये तो स्टेटमेंट आ गई, लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब स्टेटमेंट अपलोड हुई दफ्तर खारजा की, तो उसमें से बाकी स्टेटमेंट तो वही थी जो इजरायली जो एडवेंचरिज्म का वर्ड पहले इस्तेमाल किया था, उस इसराइल का वर्ड निकाल दिया गया। अब उस पर लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इसराइल का वर्ड हमने क्यों निकाला है। तो उस पर दफ्तर खारजा की तर्जुमान उनसे सवाल भी हुआ ब्रीफिंग में, तो उन्होंने उसका ये जवाब पेश किया, क्योंकि ये एक फास्ट पेस डेवलपमेंट होती हैं और आमतौर पर इस तरह से हम अकॉर्डिंगली चीज़ों को फिर देखते रहते हैं। जो मुझे ऑफ कोर्स ज़राए ने बताया कि ये जो पहली स्टेटमेंट भी जारी की गई थी, तो वो काफ़ी सोच विचार के बाद जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे, रेलिवेंट लोग थे, उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही ये स्टेटमेंट जारी की गई। लेकिन बाद में जो नाम निकाला गया उसकी एक वजह वो यही बताते हैं कि क्योंकि एक इसराइल ने ऑन नहीं किया था, एक मिस्ट्री सराउंड कर रही थी। अगर आप चीन, रशिया, तुर्की ने तो बाकायदा इसराइल का नाम लिया, कतर, बाकी जो ममालिक हैं
उन्होंने इनडायरेक्टली इसराइल का नाम जरूर लिया था, किसी ने इसराइल का नाम नहीं लिया। तो शायद किसी को ख्याल आया कि ठीक है जी वो नाम खामोशी से निकाल देते हैं, बट आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर, इनकॉम्पिटेंस ऑन देयर पार्ट। और आज जब प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया तो फिर वो जब बात कर रहे थे तो नाराबाजी हो रही थी अपोजिशन की तरफ से, तो फिर उन्होंने कहा कि जब मैं वो ज़ायनिस्ट रजीम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब जो है वो इजरायली है। अब ये तो एक कंट्रोवर्सी हो कामरान, बिफोर मूविंग ऑन, इसमें देखिए हम जो इस तरीके से इसराइल की जो सेंसिटिविटी है उसका एहसास करें, एक ऐसा मुल्क जिसको हम रिकग्नाइज ही नहीं करते, ठीक है, ऑफिशियली हमारे उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, इस तरह को पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करता, हमने उनका नाम डाल दिया और उसको फिर विड्रॉ कर लिया, तो लगता तो ऐसे ही है कि ये फिर अमेरिकन प्रेशर में भी हो, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा मुझे जो एक ऐसा मुल्क जिसका 40,000 से लोगों को शहीद कैलकुलेट के शायद ये मुमकिन है कि हो सकता है कि जो इसराइल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कि जो इसराइल के एलाइज हैं और उसमें अमेरिका सबसे बड़ा इत्तेहादी है, हो सकता है दफ्तर खारजा को उन्होंने कहा हो कि इसराइल ने तो इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, तो आप अपने स्टेटमेंट में इसराइल पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। तो शायद फिर किसी को ख्याल आया, ऐसा मुल्क जिसने 40,000 मासूम लोगों को शहीद किया। बहरहाल इसकी जो कुछ सेंसिटिविटीज ऐसी हैं, खबर तो उस लिहाज से मेरे पास है कि किसने किसको कहा था कि ये आप नाम निकाल दें, आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या थी, लेकिन इसलिए कि सम टाइम आप अपने सोर्स को भी प्रोटेक्ट करना होता है। बहरहाल ये इस तरह की जो ब्लंडर्स हम करते हैं उससे अननेसेसरली वो होता है ना कि आप बैल मुझे मार, अपने पांव पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि इसराइल के हवाले से, फिलिस्तीन के हवाले से आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली क्लैरिटी कि हम क्या चाहते हैं। बट इस तरह के जब आप ब्लंडर्स करते हैं तो उससे एक अननेसेसरली कंट्रोवर्सी भी जनरेट होती है और लोग फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे भी बिलीव करते हैं। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो अमरीकी मीडिया है वो क्या कह रहा है कि इस्माइल हानिया को शहीद करने के पीछे कौन सा मुल्क मुलव्विस है या कौन सी जो सीक्रेट एजेंसी मुलव्विस है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने कल एक खबर दी जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जो इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया है वो एक एक्सप्लोसिव डिवाइस जहां पर वो ठहरे हुए थे, वो पासदाराने इनकलाब का गेस्ट हाउस था, उसी को वो रन करते थे, वही वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वो जो डिवाइस है अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 माह पहले वहां पर लाई गई थी, उनको उस कमरे में प्लांट किया गया था, क्योंकि इस्माइल हानिया जो हैं फ्रीक्वेंटली ईरान ट्रैवल करते थे और आमतौर पर उसी गेस्ट हाउस में रुका करते थे। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उनका ये कहना है, दावा है कि कम से कम 7 जो मिडिल ईस्ट के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी बात हुई है, 2 इरानियन ऑफिशियल्स भी हैं, कि जब इस्माइल हानिया अपने उस कमरे में दाखिल हुए तो फिर एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए उड़ा दिया गया वो जो धमाका खेज मवाद था, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर शहादत हो गई। अब इसमें बहुत अहम सवाल कि एक हाईली सिक्योर और प्रोटेक्टेड जो बिल्डिंग थी वहां पर अगर ये बात सच है तो वो जो एक्सप्लोसिव डिवाइस थी वो कैसे प्लांट हुई और क्या ये बगैर इनसाइड जो जॉब जिसे कहते हैं उसके मुमकिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में शहबाज उन्होंने इसराइल का नाम कहा जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी एक प्रो इजरायली न्यूज़पेपर है और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो सम टाइम यू नीड टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हो सकता है कि ये इसको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसराइल ने तो ऑन नहीं किया। लेकिन आज एक और रिपोर्ट छपी है, अमेरिकी मीडिया ने वो रिपोर्ट दी है, वो एक्सियो उनका एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि ये जो हमला किया गया और ये जो शहीद किया गया इस्माइल हानिया को, ये इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मुसाद उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ तस्दीक की है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की, साथ ही ये कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। एंड मोर वरिंगली फॉर ईरान, उन्होंने कहा है कि जो मुसाद के एजेंट थे वो ईरान की सरजमीन पर मौजूद थे और जब उनको कंफर्म हो गया कि इस्माइल हानिया उस बिल्डिंग में आ गए हैं, अपने रूम में आ गए हैं, तो फिर उस रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उन्होंने उड़ा दिया और उसके नतीजे में फिर शहादत हुई। तो यहाँ पर और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जो मंजूरी है, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड करते हैं मुसाद को, तो इसकी मंजूरी भी खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दी थी। तो जो हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि अगर हमें कोई इबाम है कि इसके पीछे कौन मुलव्विस है, तो खुद जो अमरीकी मीडिया है और ये वो कोट कर रहे हैं 2 अननोन अमेरिकन ऑफिशियल्स को,
तो उनका ये कहना है कि मुसाद ने ये कार्रवाई की है। कामरान, मेरे ख्याल किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इसराइल ने काम नहीं किया, बाकी किसी और की वजह बनती नहीं है, बट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ज़ाहिर तौर पर आपको पता है कि एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है ईरान की तरफ से कि वो इसका बदला लेंगे। अब किस फॉर्म में, कैसे वो बदला लेंगे, पहले भी कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि जो एक अटैक हुआ था उन्होंने फिर ड्रोन उसकी स्ट्राइक्स की थी उसके अगेंस्ट। अब किस फॉर्म में बदला लेंगे वो देखना। बट आई थिंक उससे पहले एक चीज़ ज़रूर है कि ईरान को बहुत से सवालात के जवाब ज़रूर देना होंगे। देखें, उनके मुल्क के अंदर एक मेहमान थे उनके, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद थे, जो नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन थी, बाकी दुनिया की लीडर भी वहाँ पे मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। और फिर जो इस्माइल हानिया हैं वो पहले ही आपको पता है कि हिट लिस्ट पर थे इसराइल के, और बाकी जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो और अगर ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स की और एक्सियो की सच मान ली जाए तो ये सीरियसली, क्योंकि एक तो ईरान का जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो ये रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा किस तरह की वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, इसके हवाले से भी एक वजाहत आना जरूरी है। मेरे इसहाक डार साहब की शायद वहाँ पे इस्माइल हानिया साहब से मुलाकात भी हुई थी इनफॉर्मली, मुझे मेरा ख्याल ये, मेरी कुछ सोर्सेज ने मुझे ये बात बताई है। बहरहाल आज कौमी असम्बली ने एक करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर पास की है, उसमें उन्होंने कंडेम किया, और उसमें जो एक ऑपरेटिव जुमला है कि दिस इज़ अ डेलिब्रेट कंस्पिरेसी टू सैबोटेज एफर्ट्स टू स्टॉप ऑन गोइंग जेनोसाइड इन गाजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है कि जो एक वहाँ पे पीस एफर्ट्स हो रही थी उसको सैबोटेज करने की ये कोशिश है। इसके अलावा पाकिस्तान में आज यौम सोग भी बनाया गया। बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं ना कि जेनोसाइड की, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट कि जहां हम इस्माइल हानिया की शहादत की बात कर रहे हैं, नंबर्स अगर आपको देते चलें कि अब तक 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइल ने गजा के अंदर बर्बरियत मचाई है, कोई 40,000 के करीब जो मासूम फलस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, और उसमें से सिर्फ 16,000 जो हैं वो बच्चे हैं। तो आप इमेजिन करें कि किस लेवल की डेवस्टेशन है। और इसलिए आई थिंक दुनिया की जो खामोशी है वो आई थिंक एक मुजरमाना है, और अभी भी अगर इसराइल को जिस तरीके की सपोर्ट मिल रही है तो इट इज़ आई थिंक अनथिंकेबल। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।